ये इसी में ये बढ़वा देना यार, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाए रूम, थोड़ा गर्मी लगती है। निखिल, निखिल सर आप तो पहले ही बताने लगे हमें समझ कैसा आएगा। मैंने बेटा समझाया ही नहीं अभी, आप लोगों का ही वेट कर रहे थे हम लोग, है ना भाई। निखिल बेटा मैंने समझाया नहीं अभी सिर्फ बनाया डायग्राम। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये रुक क्यों नहीं रहा? चलो भाई अभी स्टार्ट करेंगे हम बॉडी कैविटी। कल बनाया था हमने उस दिन, ठीक है ना। सब ध्यान देना, बहुत ही इजी अभी समझ में आता। बॉडी कैविटी देखो हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी कैविटी की, मतलब सीलोम अंदर की। बाहर की ओर तो ये सेगमेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मैंने लेक्चर में आपको बताया था अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंटेड होती है, उसको बोला जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। क्लियर। अब हम लोग बॉडी कैविटी के अंदर सेप्टा देखेंगे। क्या देखेंगे? सेप्टा। और मैंने कहा था कि हर दो सेगमेंट के बीच में एक सेप्टा प्रेजेंट होता है, जिसको कहा इंटर सेगमेंटल सेप्टा। उन्हीं के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि फर्स्ट इंटर सेगमेंटल सेप्टा कहां पे मिलता है? 4 और 5 सेगमेंट के बीच में फर्स्ट इंटर सेगमेंटल सेप्टा प्रेजेंट होता है। उससे पहले कोई सेप्टा नहीं होगा। मतलब तो फिर फर्स्ट जो सेप्टा मिलेगा हमें वो कहां पे मिलेगा? 4 और 5 सेगमेंट के बीच में। सेप्टा कैसा होगा? थिन एंड स्ट्रेट। कैसा होगा? थिन एंड स्ट्रेट। उसके बाद बात करें हम लोग आगे बढ़े तो 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 एंड 10 to 11। मतलब 5 से लेके 11 तक जो सेगमेंट होंगे उनके अंदर जो सेप्टा होंगे वो कैसे होंगे?
थिक एंड फनल शेप। कैसे होंगे? थिक एंड फनल शेप। क्लियर? थिक होंगे और फनल शेप के होंगे। लेकिन 9 और 10 की बात करें हम लोग तो इनके बीच में सेप्टा होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। तो अब मुझे बताओ फर्स्ट सेप्टा कहां देखने को मिलेगा? इंटरसेगमेंटल सेप्टा। उसके बाद शेप कैसा होगा? उसके बाद 5 to 11 सेगमेंट। सेप्टा कैसा होगा? थिक एंड फनल शेप। कहां पे एब्सेंट होगा? क्लियर हुआ? ये हमने बात की अंदर की इंटरसेगमेंटल सेप्टा। ठीक है, अब देखें आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने 1 से लेकर 120 तक सेगमेंट्स बनाए और इस कैविटी के अंदर हमने अंदर की ओर क्या बना दिए? सेप्टा, जिसको कहा हमने इंटरसेगमेंटल सेप्टा। मैंने यहां पे सेप्टा नहीं बनाए हैं, सेप्टा होगा पूरे बॉडी के अंदर। ठीक है, यहां पे सेप्टा होगा लेकिन मैंने नहीं बनाए सेप्टा अंदर की ओर। अब आप देखें, मेरे ध्यान देना सब बच्चों, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट 9 intersegmental septa are non-porous. Listen, first 9 intersegmental septa are non-porous. मतलब पहले जो इंटरसेगमेंटल सेप्टा होंगे वो नॉन पोरस होंगे। फर्स्ट 9 सेगमेंट, फर्स्ट 9 सेप्टा, मैं सेगमेंट नहीं बोल रहा, सेप्टा बोल रहा हूं, अंदर की दीवार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 13 14 के बीच में जो सेप्टा आएगा वहां तक जब हम काउंट करेंगे वहां पे 9 एंड होगा। ठीक है, तो हो गए पहले 9 फर्स्ट 9 सेप्टा। फर्स्ट 9 सेप्टा आर नॉन पोरस। पोस्टीरियर ऑल सेप्टा आर पोरस। उसके बाद वाले जितने भी सेप्टा होंगे सब पोरस होंगे। ठीक है बेटा, तो यहां 14 तक लिया सेगमेंट ये वाला, यहां तक के सेप्टा कैसे हैं? नॉन पोरस। और जब आप इसको गिनोगे तो ये 9 निकलेंगे। कितने? 9। ठीक है, उसके बाद वाले जो सेप्टा होंगे बेटा वो सारे कैसे होंगे? ऑल पोस्टीरियर सेप्टा आर पोरस। वेरी गुड, ऑल पोस्टीरियर सेप्टा आर पोरस। समझ आई बात? मैंने बोला कि या मैंने सेगमेंट नहीं बनाए, इंटरसेगमेंटल सेप्टा नहीं बनाया, या सेप्टा होता है। ठीक है, बनाऊं? तो फिर ये जो सेप्टा पे जो पोर हैं ये कितने होंगे? ये सेप्टा पे जो पोर होंगे ये एक सेप्टा के अंदर होंगे 136। कितने? 136 पोर्स प्रेजेंट ईच सेप्टा। पोर्स सराउंडेड बाय स्फिंक्टर। पोर्स सराउंडेड बाय स्फिंक्टर, जानते हैं आप? पोर्स के ऊपर स्फिंक्टर होते हैं, सर्कुलर मसल का बना हुआ होता है। वो स्फिंक्टर जो है वो पोर को, जब स्फिंक्टर क्लोज होगा तो पोर क्लोज हो जाएगा, स्फिंक्टर खुलेगा तो पोर खुल जाएगा। तो एक सेप्टा पे कितने पोर होंगे? 136 पोर्स। पोर सराउंडेड बाय स्फिंक्टर्स। क्लियर? फर्स्ट 9 सेप्टा आर नॉन पोरस एंड ऑल पोस्टीरियर सेप्टा आर पोरस। समझ आई बात? इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको कहेंगे हम सीलोमिक फ्लूइड। तो ये कैविटी है, इसलिए छोड़ा था मैंने, यहाँ सेगमेंट नहीं बनाया कि ये कैविटी है ना? कैविटी के बीच बीच में क्या बने हुए? सेप्टा बने हुए। तो यहाँ पे हम लोग फ्लूइड को फिल करेंगे। ये इसके बॉडी के अंदर सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ये सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। ये सीलोमिक फ्लूइड, ये सीलोमिक फ्लूइड पूरी बॉडी में होगा बेटा। ठीक है, लो ध्यान देने वाली बात। ठीक है, सब ध्यान देना, एक ही बारे में समझना इस चीज को। ठीक है, पेन नीचे रखो, इधर से भी पेन नीचे रखो, ये पहले समझना इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बोला था कि फर्स्ट 9 सेप्टा आर नॉन पोरस। मैंने बॉडी वॉल पढ़ाया था, उसमें आपको कहा था सर्कुलर मसल जो होती है बॉडी को एलोंगेटेड करती है, लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट करती है। कहीं ना कहीं पे जो मसल्स होती हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है बेटा, सीलोमिक फ्लूइड भी लोकोमोशन में हेल्प कराता है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ना, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसने प्रेशर दिया हुआ है जिससे बॉडी का शेप मेंटेन है, तो उसको बोलेंगे हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब देखो फर्स्ट 9 सेप्टा नॉन पोरस है,
सेप्टा। अब कहूंगा मैं फर्स्ट 9 सेगमेंट। फर्स्ट 9 सेगमेंट जो है इसके, फर्स्ट 9 सेगमेंट, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है। पहले जो 9 सेगमेंट होंगे उनके अंदर क्या होगा? फर्स्ट 9 सेगमेंट्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा। क्लियर हुआ? ध्यान देना, इसको रोका मैंने, इसको पकड़ा 9 सेगमेंट, यहां से ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, यहां से ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। ये सेप्टा नॉन पोरस है, पीछे के सेप्टा पोरस है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सोचो, आप दिमाग लगाओ अंदर क्या हो सकता है, क्या होगा? हाँ, कंप्रेस होगा। अंदर फ्लूइड क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन पोरस है। अगर इसको हम खींचेंगे तो अंदर सिलोमिक फ्लूइड प्रेशर जनरेट करेगा, और प्रेशर जनरेट होने की वजह से आगे वाला जो पार्ट है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रेशर जनरेट होगा, आगे वाला पार्ट आगे बढ़ेगा, फिर प्रेशर जनरेट होगा, फिर आगे वाला पार्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब पीछे के जो सेगमेंट है वो जब ये आगे शिफ्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन इनमें हो रहा होगा, तब ये पीछे का पार्ट उसके साथ खींच रहा होगा। लेकिन इस समय जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होगा, तब ये बॉडी वॉल है, इस बॉडी वॉल के अंदर हमने लॉन्गिट्यूडिनल मसल भी पढ़ा है। वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प कर रही होगी। ठीक है, पढ़ा था ना? और जब इसमें प्रेशर जनरेट होने की वजह से इसको आगे धकेला जाएगा, आगे ये आगे शिफ्ट होगा, उस समय लॉन्गिट्यूडिनल मसल बॉडी को इलोंगेटेट कर रही होगी। तो हमने यही बोला था कि मसल हेल्प कराती है किसमें? लोकोमोशन में। पीछे, जब पीछे के पार्ट आगे आएंगे तब क्या होगा? इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, इस पोर्स की वजह से ये फ्लूइड इधर से इधर, इधर से इधर आ सकता है। तो प्रेशर होगा तो सही, बहुत कम। कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, मसल्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, प्रेशर भी जनरेट होगा, लेकिन बहुत कम। और क्विकली हमें क्या मिलेगा? प्रेशर क्विकली, बिल्कुल फर्स्ट 9 सेप्टा। तो ना 9 सेगमेंट पोर्स ना होना, समझ आया क्यों नहीं होते? समझ आ गया है ना? हाँ, अब क्या होता है, इनके अंदर तो पोर्स प्रेजेंट है, यहां पे प्रेशर भी होगा लेकिन उतने हिसाब से नहीं होगा। ये बॉडी वॉल कहां तक है? 120 तक। यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। फिर जब ये आगे बढ़ता है तो ये वाला पार्ट भी रिलैक्स होता है, तो सर्कुलर मसल रिलैक्स भी करा रही होगी। ठीक है ना? जैसे कि पहले क्या होता है कि जब फर्स्ट 9 सेप्टा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जैसे ट्रेन का इंजन होता है, वो आगे बढ़ता है तो पीछे की जो बोगी होती है वो अपने आप खिंचती है ना उसके साथ साथ, बस वैसा ही यहाँ सिस्टम होता है। तो जब ये चलता है तो अर्थवर्म कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, फर्स्ट 9 सेगमेंट पहले कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये पोर्स का होना समझ में आ गया आपको? ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? सिलोमिक फ्लूइड। यहां तक क्लियर हुआ है? पहला सेप्टा कहां मिला हमको, है ना? कैसा था? उसके बाद बाकी के 5 से लेके 11 के बीच में ठीक है, फनल से कहां पे नहीं था? कितने सेप्टा नॉन पोरस होंगे? वेरी गुड। कितने पोरस होंगे? ऑल पोस्टीरियर। पहले कॉन्ट्रैक्शन किन सेगमेंट से होगा? फर्स्ट 9 सेगमेंट। क्लियर? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन समझ आया? बताया था क्या डायग्राम बना के? ठीक है, ये सिलोमिक फ्लूइड है। इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, इस सेल को कहते हैं क्लोरेगोगन सेल और येलो सेल। बोलो बेटा क्या नाम है? क्लोरेगोगन सेल एंड येलो सेल। क्लोरेगोगन सेल एंड येलो सेल पूरी बॉडी के अंदर हो गए, क्लोरेगोगन सेल और येलो सेल। ये हमारे लीवर के एनालोगस होती है, हमारे लीवर के एनालोगस मतलब फंक्शन में सेम। ठीक है, तो हमारा लीवर जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, स्टोर करता है मतलब फूड स्टोर करता है हमारा लीवर। उसी तरह ये सेल भी फूड स्टोर करती है। तो ये इसका फंक्शन कैसा होता है? लीवर लाइक फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा?
एंड एनालोगस टू लिवर ऑफ हायर एनिमल्स। क्लियर हुआ? ध्यान देना, इसका जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, इसका सीलोमिक फ्लूइड जो होता है अर्थवॉर्म का, वो मिल्की एंड अल्कलाइन होता है। कैसा होगा? मिल्की एंड अल्कलाइन। ठीक है, इसके अंदर आप देखो, हमको शीट में 4 क्या दिए और वो दिए हुए फंक्शन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड। तो फंक्शन ऑफ सीलोमिक फ्लूइड ये दिया हुआ, ठीक है ना। जब इसको आप रीड करोगे तो इसमें दिया हुआ है कि वर्क एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सीलोमिक फ्लूइड कैसा वर्क करता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह वर्क करता है, जो लोकोमोशन में हेल्प कराता है। ठीक है, अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड ये आफ्टर 12th सेगमेंट के मिड पर प्रेजेंट होते हैं, वहां से होते हैं, है ना, मिड पर, और वहां से कुछ सीलोमिक फ्लूइड बाहर आता रहता है, जिससे रेस्पिरेशन में हेल्प मिलता है। रेस्पिरेशन में हेल्प मिलने का मतलब है वो स्किन को मॉइस्ट करते हैं, इसलिए बार बार बोला जा रहा है रेस्पिरेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्लोरेगोगन सेल होती है सीलोमिक फ्लूइड के अंदर, जो कैसा काम करेगी? फूड स्टोरेज का। उसके बाद ये लस्ट्रस दिखाई देता है, अर्थवॉर्म कैसा दिखाई देता है? लस्ट्रस, चमकीला। ठीक है, उसके बाद नीचे लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। मैंने बोला था कि सर्कुलर मसल लेयर जो है वो बॉडी को क्या करेगी? इलोंगेटेड और लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है जी। उसके बाद इनका जो स्पीड होता है वो 25 सेंटीमीटर पर मिनट होता है। अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म जो होता है वो अर्थवॉर्म स्मूथ सरफेस पे म्यूकस की हेल्प से चलता है। स्मूथ सरफेस पे म्यूकस की हेल्प से चलेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे अगर सीटा जो होगा वो बार बार क्या हो जाएगा, है ना। हाँ, वो भी देखेगा फ्रिक्शन जैसा कुछ ऐसा। ठीक है, तो म्यूकस अर्थवॉर्म को किस पे चलाने में हेल्प करता है? क्लियर हुआ? इसको एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। येलो सेल एनालोगस होती है बेटा लीवर के। ट्वेल्व सेगमेंट के, ये 12 सेगमेंट है। इसका इंटरसेगमेंटल सेप्टा, इनके बीच में पोर्स होते हैं। ये होते हैं 120 को छोड़ के 119 तक। ठीक है, तो यहां से भी फ्लूइड बाहर आता रहता है। हाँ, मिड डोर्सल को, जो स्किन को मॉइस्ट बना के रखते हैं, स्किन को मॉइस्ट बना के रखते हैं। लोकोमोशन वाला पार्ट में क्या समझ नहीं आया बच्चों आपको? लोकोमोशन वाले पार्ट में क्या समझ नहीं आया? लोकोमोशन वाला पार्ट देखिए भाई, आप लोग बनाते रहो डायग्राम, ठीक है ना, और समझना हो तो देख लेना। मैंने बोला था कि भाई फर्स्ट 9 सेप्टा नॉन पोरस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद के जितने सेप्टा होंगे वो पोरस होंगे। हर एक सेप्टा के अंदर पोर्स प्रेजेंट होंगे एंड नंबर ऑफ पोर्स इन ईच सेप्टा 136। पोर्स सराउंडेड बाय स्फिंक्टर्स। मैंने बोला पहले 9 सेगमेंट जो होंगे, फर्स्ट 9 सेगमेंट के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी बॉडी तो अंदर सीलोमिक फ्लूइड की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये आगे का सेगमेंट आगे की ओर शिफ्ट होगा, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे शिफ्ट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर आगे शिफ्ट होगा। उस समय ये तो हो गई सही, साथ में ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है। इस बॉडी वॉल के साथ क्या प्रेजेंट है? मसल लेयर। इस मसल लेयर में सर्कुलर मसल लेयर है
और लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर की वजह से इस बॉडी वॉल में भी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन, और सर्कुलर मसल लेयर की वजह से बॉडी वॉल कैसी होगी, एलोंगेटेड। तो मसल भी साथ में लोकोमोशन में हेल्प कराती है। ठीक है, ये था लोकोमोशन का। नहीं, वो तो पूरी बॉडी हेल्प कर रही है। फर्स्ट 9 सेगमेंट है ना, ये कॉन्टेक्ट करेंगे, जब कॉन्टेक्ट करेंगे तो मसल भी काम करेगी, ठीक है ना, सेप्टा भी काम, सब काम करेंगे, सेगमेंट भी काम करेंगे, ठीक है, सीटा भी काम करेंगे, है क्या, क्या चीज, हाँ हाँ हाँ, क्या बेटा, ये केवल यहाँ पे अपन ने अपने लीवर के फूड स्टोरेज वाले को मिलाया है ना, जो आप कहना चाह रहे हो ना, अपने लीवर तो बहुत सारा काम करता है, बिकॉज ऑफ आई एम हायर एनिमल्स, वी आर हायर एनिमल्स, हम तो कौन है, हायर एनिमल्स हैं, लेकिन हमारे लीवर जैसा देखा गया कि ये भी क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो हमारे अंदर ऐसा कौन सा काम करता है, ऐसा कोई ऑर्गन जो फूड को स्टोर करता है, तो लीवर जैसा, हाँ, इसलिए हमने बोल दिया। अब हमको अगर आप इससे मैच करो या इसको हमसे मैच करो तो आपकी नादानी है। ओके, हाँ बिल्कुल सर, ये देखो, यस, 11 के बाद, हाँ 11 के बाद सेप्टा थिन और स्ट्रेट होंगे, ठीक है, और इधर मैंने बनाया नहीं, होगा जरूर, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैंने सिलोमिक फ्लूइड बताना था मेरे को यहाँ पे, कि कैविटी है तो कैविटी के अंदर तो फ्लूइड होगा ही, सही, सिलोम। क्लियर हुआ भाई, जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी को रीड कर लेना, वहां पे 4.5 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। सर्कुलेशन वाले में, सर्कुलेशन वाले में, किसमें, वो तो पढ़ाया ही नहीं अपन ने, नहीं वो बाहर मिलेंगे अपन, भाई जो अपना टॉपिक चल रहा है वो यहाँ पे। इधर से बच्चों समझ आया आप लोगों को, अबे बेटा भैया फर्स्ट 14 सेगमेंट नहीं उखड़ेंगे, इतना प्रेशर नहीं लगता कि सेगमेंट ही उखड़ के चल जाए, ठीक है, समझो थोड़ा सा बेटा, इतना प्रेशर नहीं होता, यहाँ पे लोकोमोशन कराएंगे हम लोग, ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन कराया है। स्टार्ट, अब इसको रब कर दे बच्चों, ना बिल्कुल ले लीजिए। पोर्स, बेटा पोर्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे आफ्टर फर्स्ट 9 सेप्टा, जो पहले 9 सेप्टा होंगे उनके अंदर पोर्स नहीं होंगे, ठीक है, उसके बाद वाले जितने सेप्टा होंगे सभी में पोर्स प्रेजेंट होंगे, एक सेप्टा पर 136 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड पोर्स सराउंडेड बाय स्फिंक्टर। बेटा आगे बढ़ जाए, इसको रब कर दें,
रब कर दें बच्चों? हाँ भाई, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों? वेरी गुड, क्या स्टार्ट करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायग्राम मेरे साथ बनाना स्टार्ट करना, ठीक है? बनाना जरूरी है डायग्राम, चाहे रफली बनाओ लेकिन बनाओ, समझ में आएगा, ठीक है ना? बनाना जरूरी है डायग्राम। इसके बाद वाला डायग्राम हमको बनाना नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ये जरूर बनाना, ठीक है बच्चों? मैं यहाँ पे SGMT लिखता हूँ, समझ जाओगे, इसका मतलब है सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट, ठीक है ना? नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा ही नहीं, यहाँ पे तो लिखूंगा ही नहीं, आप समझ जाना कि सेगमेंट 4 5। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।
इवर्टिबल, रेडियस मसल के नीचे लिखा गया है इवर्टिबल। ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए सब बच्चे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थवॉर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम। सब बच्चे ध्यान दें, इधर देखिए।
हमने ये अंदर बनाया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, माउस से लेके एनस तक के पार्ट को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक और गट। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट में माउथ है, ये बकल कैविटी है। मैं पहले आपको सेगमेंट्स बता देता हूँ। 1 से 3rd सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है बकल कैविटी, 4 to 5 सेगमेंट पे होता है फेरिंग्स, 5 to 7 सेगमेंट पे होगा इसोफेगस, 8 to 9 पर प्रेजेंट होगा गिजार्ड, 9 to 14 पे होगा स्टमक। स्टमक के दोनों ओर पोर्स बनाए, ये स्फिंक्टर्स हैं। क्या ये स्फिंक्टर्स, अभी अपन इसको मार्क करते हैं। उसके बाद 15 to 120 सेगमेंट्स तक प्रेजेंट है इंटेस्टाइन। ठीक है, 15 to 120 तक प्रेजेंट है इंटेस्टाइन। अब स्टमक जो है, इसके अंदर कैल्शिफेरस ग्लैंड है और प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम का सीक्रेशन होता है। फेरिंग्स के डोर्सल साइड पे लगी हुई होती है सलाइवा सीक्रेटिंग क्रोमोफिल सेल्स। बताऊंगा मैं फंक्शन इनका। मैंने बोला कि इंटेस्टाइन 15 से लेके लास्ट या 120 सेगमेंट्स तक प्रेजेंट होगी। ये इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट होता है, वेस्कुलराइज्ड पार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे। इस इंटेस्टाइनल पार्ट को यहाँ पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 15 से 95 तक बोला मैंने इंटेस्टाइन, मतलब 15 to 95 मैंने इंटेस्टाइन कंसीडर किया। उसके बाद 96 से 120 मैंने रेक्टम कंसीडर किया। अगर इसको गिनोगे आप तो ये 25 सेगमेंट निकलेंगे। कितने सेगमेंट निकलेंगे? 25। ठीक है जी। ये बकल कैविटी पे लगी होती है इवर्टिबल मसल्स, रेडियल मसल्स, सॉरी, कैसी लगी होती है? रेडियल मसल्स। ये रेडियल मसल्स जो होती हैं ये इवर्टिबल होती हैं। कैसी होती है? इवर्टिबल। रेडियल मसल्स, इवर्टिबल मतलब क्या होता है? हैं? हाँ, आगे पीछे। ठीक है भाई, है ये टंग जो है, टंग को बाहर निकाला, इवर्टिबल है, फिर अंदर जा रही, फिर बाहर आ रही है, इवर्टेबल। तो ये बकल कैविटी को मसल्स लगी हुई है, रेडियल मसल्स। रेडियल मसल्स जब आगे की ओर फॉरवर्ड होंगी, आगे की ओर होगा ऐसे, तो कहने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड का मतलब ऐसा नहीं है बकल कैविटी बॉडी से निकल के बाहर आ जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम चाय पीते हैं, हाँ कप लेंगे, ये लिप्स जो हमारे बाहर की ओर होते हैं, और ठीक है, सिप करते हैं ना तो वापस अंदर जाते हैं लिप्स, यही मूवमेंट होता है बस। उसी तरह यही मूवमेंट होगा यहाँ पर। रेडियल मसल जब आगे फॉरवर्ड होगी तो थोड़ा सा बकल कैविटी आगे की ओर जाएगा, माउथ थोड़ा बाहर, ठीक है, फूड उठाने के लिए। और जैसे फूड उठाया तो ये रेडियल मसल्स वापस बैकवर्ड, पीछे की ओर आएंगी। तो बकल कैविटी पीछे, माउथ अंदर। माउथ की हेल्प से फूड एकदम उठ करके पहुंचता है फेरिंग्स में। बकल कैविटी से होता हुआ कहां चला जाता है? फेरिंग्स में। तो इसलिए जब वो फूड माउथ से फेरिंग्स तक आता है तो फेरिंग्स को नाम दिया जाता है सकिंग ऑर्गन। क्या कहते हैं? सकिंग ऑर्गन। फेरिंग्स के डोर्सल साइड पे, फेरिंग्स के डोर्सल साइड पे, ऊपर वाली बात की जा रही है, फेरिंग्स के डोर्सल साइड पे लगा हुआ होता है क्रोमोफिल सेल्स, सलाइवा सीक्रेटिंग क्रोमोफिल सेल्स। ये क्रोमोफिल सेल्स जो होती हैं सलाइवा का सीक्रेशन करती है, जिसके अंदर म्यूकस होता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, जैसे एंडोपेप्टिडेज। जब फेरिंग्स के अंदर फूड आएगा तो वो एंडोपेप्टिडेज एंजाइम जो है यहाँ पे प्रोटीन के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल वंस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा। अब फूड यहां से चलेगा बेटा ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से होता हुआ पहुंचेगा गीजार्ड में। तो ईसोफेगस जो होता है वो पाथ होता है जो फूड को फेरिंग से कहां तक पहुंचाता है? गीजार्ड तक। फूड जैसे गीजार्ड के अंदर आएगा, गीजार्ड में क्या होंगे? तीत होंगे, है ना। वो फूड को क्या कर देंगे? क्रश कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे, पीस देंगे। उसके बाद फूड गिजार्ड से आएगा स्टमक के अंदर। स्टमक में जैसे फूड आएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा? यहाँ पे स्फिंक्टर ओपन होगा। स्फिंक्टर जब ओपन होगा तो फूड गिजार्ड से आता है स्टमक के अंदर। अब खाना जैसे स्टमक के अंदर आया तो अर्थवॉर्म तो ओमनीवोरस है, सब चीजें खाएगा, डेड लीव्स, डेड इंसेक्ट्स, ट्विंग्स और सोइल, मिट्टी, सब आता है। अब सब चीजें जब आएंगी तो मिट्टी भी आएगी, सोइल। अब मिट्टी आएगी तो उसके साथ ह्यूमिक एसिड भी आएगा। वो एसिड कहां पे आएगा? स्टमक तक। खाना आ गया, एसिड भी आ गया, ठीक है। तो यहां पे इस स्टमक, जब फूड स्टमक तक आएगा तो अब क्या होगा? सुनो, जैसे फूड स्टमक में आएगा, स्टमक की वॉल से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक जूस का सीक्रेशन होगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को
डाइजेस्ट। प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे स्मॉल वंस में। मतलब जो फंक्शन फैरिंग्स में परफॉर्म हुआ था एज इट इज फंक्शन स्टमक में परफॉर्म होगा। ठीक है जी, बस आप यहाँ पे ये याद रख लेना कि यहाँ पे क्रोमोफिल सेल ने सीक्रेट किया था सलाइवा, एंडोपेप्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ, यहाँ पे प्रोटीओलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ स्टमक के अंदर। अब जो ह्यूमिक एसिड गया है यहाँ पे, वो ह्यूमिक एसिड के लिए कैल्शिफेरस ग्लैंड्स जो होती हैं वो लाइम का सीक्रेशन करती हैं। अर्थवॉर्म के स्टमक के अंदर कैल्शिफेरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो लाइम का सीक्रेशन करती हैं। ये लाइम यहाँ पे ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। किसको न्यूट्रलाइज करेगा? ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ह्यूमिक एसिड न्यूट्रलाइज, ह्यूमिक एसिड न्यूट्रलाइज। क्लियर? ठीक है ना, ध्यान से सुनना। लेकिन ये कैल्शिफेरस ग्लैंड्स जो होती है वो फेरेटिमा में नहीं पाई जाती, एब्सेंट इन फेरेटिमा। कैल्शिफेरस ग्लैंड्स एब्सेंट इन फेरेटिमा। ठीक है, अब ध्यान देना, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा, और मैं कह रहा हूं कि फेरेटिमा के अंदर कैल्शिफेरस ग्लैंड्स एब्सेंट होती है। तो सर ये क्या बात बोल रहे हैं? ठीक है ना, सुनो भाई, फेरेटिमा साइंटिफिक नेम है, लेकिन इसके एक स्पीसीज होती है फेरेटिमा फेरेटिमा, जिसको कहा जाता फेरेटिमा फेरेटिमा। उसके लिए कहा जा रहा है कि फेरेटिमा फेरेटिमा में ये एब्सेंट होता है, जिससे डाइवर्सिटी में एक नाम आया होगा रेटस रेटस, स्पीसीज है वो रेटस रेटस। ठीक है, हाँ, नाजा नाजा, चुप रहे। उसके बाद यहाँ पे फेरेटिमा फेरेटिमा ये स्पीसीज है भाई। भाई मैंने बोला फेरेटिमा तो उसमें तो सब आ गया, मेगा स्कोलेक्स आ गया, लुम्ब्रिकस आ गया, ठीक है ना, सब लोग सब आ चुके हैं। लेकिन मैंने बोला फेरेटिमा फेरेटिमा में नहीं पाई जाती कैल्शिफेरस ग्लैंड, तो फिर उसके अंदर न्यूट्रलाइज कौन करेगा ह्यूमिक एसिड को? तो अभी अभी हमने पढ़ा बॉडी कैविटी में कि इसका सिलोमिक फ्लूइड जो होता है वो कैसा होता है? सिलोमिक फ्लूइड कैसा होगा? वेरी गुड, कैसा होगा? एल्केलाइन। सिलोमिक फ्लूइड कैसा होगा? एल्केलाइन। वो एल्केलाइन सिलोमिक फ्लूइड जो होता है उससे क्या होगा? एल्केलाइन सिलोमिक फ्लूइड जो है यहां से, है ना, वो एल्केलाइन डिफ्यूज होकर के स्टमक में चला जाएगा और ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। 15 से 120 सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होता है लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड वेस्कुलराइज्ड। यहां पे थोड़ा ध्यान देना सब बच्चे, मैंने बोला कि 15 से 120 सेगमेंट, इसके अंदर ये बीडेड शेप बनाया एक तो हमने इंटेस्टाइन को, कैसे बनाया? बीडेड शेप, ये देखो नजर आ रहा है ये। अब इसके अंदर आपको जो पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट जो बन रहे हैं, ये इनको कहेंगे विलाई। क्या कहेंगे? विलाई। आप देखो 26 सेगमेंट से लेके 22 सेगमेंट तक यहां पे एक डक्ट प्रेजेंट होती है, इसको बोला ब्लाइंड डक्ट। क्या बोला? ब्लाइंड डक्ट या फिर इंटेस्टाइनल सीका। भाई ब्लाइंड डक्ट, वन एंड ओपन वन एंड क्लोज, एक तरफ खुला हुआ एक तरफ बंद। ब्लाइंड सेक टाइप बॉडी प्लान पढ़ा होगा आपने। अब बच्चों ध्यान देना कि ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग दिखाई गई है 26 सेगमेंट पे, इसलिए जब भी इसकी लोकेशन पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे भाई इंटेस्टाइनल सीका प्रेजेंट 26 टू 22, 26 टू 22, ये लो भाई, ये 26 टू 22। मैंने एरो दिखाया इधर, क्यों बताया इसको 26 टू 22 क्यों बोला? क्योंकि इसकी ओपनिंग 26 सेगमेंट पर है, इसकी ओपनिंग 26 सेगमेंट पर है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे भाई ये कहां से कहां तक पाया जाता, प्रेजेंट होता है 26 से 22। क्लियर? जब स्टमक से स्फिंक्टर ओपन होगा तो स्टमक से फूड आएगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल सीका से डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन होगा जो कि फूड को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। यहां पे रुक के मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां पे हमने इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, 15 टू 95 इंटेस्टाइन, 96 से 120 रेक्टम। ठीक है, 15 से लेके 26 सेगमेंट तक मैक्सिमम डाइजेशन होगा, 15 से 26 सेगमेंट तक मैक्सिमम डाइजेशन। उसके बाद 27 सेगमेंट। ध्यान देना, 27 सेगमेंट से लेके 95 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता टिफ्लोसोल, इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
प्रोमिनेंट फोल्ड होता है ये। अब ये टिफ्लोसोल जो है प्रेजेंट होता है कहां से, स्टार्टिंग होती है 27 सेगमेंट से, बिगिनिंग फ्रॉम 27 सेगमेंट एंड एंडिंग इन फ्रंट ऑफ लास्ट 25 सेगमेंट्स, बिगिनिंग फ्रॉम 27 सेगमेंट एंड एंडिंग इन फ्रंट ऑफ, ये जो 25 सेगमेंट है इनके पहले 95 पे, समझ आई बात। बिगिनिंग या फिर स्टार्ट होगा कहां से, 27 सेगमेंट से, 27 सेगमेंट से, और इसकी एंडिंग हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ, मतलब इसके आगे ही, जो ये 25 सेगमेंट बच रहे हैं इनसे पहले ही इसका एंडिंग, मतलब एंडिंग कहां पे होगा, 95 सेगमेंट पे। टिफ्लोसोल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इसका फंक्शन होगा, टिफ्लोसोल का क्या फंक्शन होगा बोलो, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। यही टिफ्लोसोल एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। टिफ्लोसोल के आगे वाला पार्ट प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोल के बाद वाला पार्ट पोस्ट टिफ्लोसोलर। क्लियर हुआ, ध्यान देना, हमने बोला 15 से 26 सेगमेंट में मैक्सिमम डाइजेशन, देन आफ्टर 26 सेगमेंट टू लास्ट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई भी प्रेजेंट है और टिफ्लोसोल भी प्रेजेंट है, और टिफ्लोसोल जो होगा वो एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, ये इसका फंक्शन है। क्लियर। अब देखो यहां पे फूड जो होगा 96 से 120 सेगमेंट पे रेक्टम। अब रेक्टम के अंदर होते हैं रेक्टल पेपिले, रेक्टल पेपिले जो होते हैं वो वेस्ट फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और एनस की हेल्प से वेस्ट को बाहर निकाल देंगे फूड को, ठीक है ना। तो जब फूड बाहर आएगा, इसका जो वेस्ट बाहर आएगा, वेस्ट फूड बाहर आएगा, वो ड्राई पैलेट्स के फॉर्म में आएगा, ड्राई पैलेट्स के फॉर्म में आएगा, सूखी गोलिकाओं के रूप में है। अब जैसे ये अर्थवॉर्म खेत पर है, फार्मर है ना, लैंड पर है, ठीक है ना, जहां पे खेती बाड़ी होती है, वहां पे अगर इसका पैलेट्स बाहर आ रहे हैं तो वहां पे वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, यूरिया, ठीक है ना। अब ये वहां पे फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, है ना, इस वजह से इनको कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इस चीज को मैं फिर वापस रिपीट भी करूंगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब कंप्लीट कर लेंगे हम इनका, उसके बाद फिर इसको रिपीट किया जाएगा, यही चीज फिर बोलूंगा। लेकिन अभी समझ आया आपको, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, बनाओ इसको। हाँ सुनिए, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट। आप ये जो मैंने बोला लास्ट इन फ्रंट ऑफ 20 to 25 सेगमेंट, ये टिफ्लोसोल है, इसके नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये इसको रीड करो सब बच्चे, हाँ बिगिनिंग से समझ आएगा आपको ये वाला फंडा, ये दोनों। हाँ मिड पर, मिड, हाँ मिड डॉर्सल। भाई टिफ्लोसोल जो है, टिफ्लोसोल के बाद जो है बेटा देखो 27 सेगमेंट से लेकर के 95 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता टिफ्लोसोल, और उसके बाद 96 से लेके 120 तक, भाई चुप, 27 सेगमेंट से लेके 95 तक प्रेजेंट होता टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल जो होता है वो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, प्रोमिनेंट फोल्ड होता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। और टिफ्लोसोल के पहले, ये टिफ्लोसोल एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। टिफ्लोसोल के पहले वाला जो पार्ट होगा उसको कहेंगे प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोल के बाद वाले को कहेंगे पोस्ट टिफ्लोसोलर। इंटेस्टाइन के अंदर हम बात करें तो 15 से लेके 26 सेगमेंट तक मैक्सिमम डाइजेशन, 27 से लेके लास्ट सेगमेंट तक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। हमारे अंदर भी कुछ इस तरह ही होता है, जैसे कि हमने पढ़ा होगा इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है हमारे अंदर, ठीक है, उससे पहले डाइजेशन होता है, तो वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर है। क्लियर, इस चीज को समझना। अब यहाँ पे 96 से 120 सेगमेंट जो है वहां पे वेस्ट फूड से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ये पार्ट है। और बताओ क्या क्या डाउट है इसके अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, डिप्लो होता है पूरा। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे,
पूरी बॉडी वही वो फोल्ड बन जाता, मोटा हो जाता थोड़ा सा और फोल्ड बन जाता है, हाँ, है ना। और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जब उसमें वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है। विलाई एंड टिप्लोसोल एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है बेटा, विलाई एंड टिप्लोसोल। और टिप्लोसोल क्या होता है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बेटा। ब्लाइंड सैक और ब्लाइंड डक्ट, इंटेस्टाइनल सी का जो, इसको ब्लाइंड डक्ट भी कह सकते हो आप और ब्लाइंड सैक भी बोल सकते हो यहाँ के, लेकिन यहाँ पे डक्ट बोलना ठीक रहेगा। ब्लाइंड डक्ट, डक्ट ये डक्ट जैसी लग रही है इसलिए ब्लाइंड डक्ट है बेटा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे बताया था। अब हम लोग आगे बढ़े। 27 से स्टार्ट होता टिफ्लोसोल बेटा, 27 सेगमेंट पे टिफ्लोसोल बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है इसलिए ब्लाइंड डक्ट, वेरी गुड। लेकिन अपन यहाँ पे इसको ब्लाइंड डक्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे डक्ट की तरह है ये। टिफ्लोसोल इज फोल्डेड, क्लियर हुआ। इसको बना लिया सब बच्चों ने। ये अर्थवॉर्म मिट्टी खाता है ना। ह्यूमस होता है मिट्टी के अंदर, ह्यूमिक एसिड बनता है मिट्टी के। अब एसिड जो है वो स्टमक में जाएगा, कहां पे जाएगा, स्टमक में। तो स्टमक के अंदर कैल्शिफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये कैल्शिफेरस ग्लैंड जो होती हैं लाइम का सीक्रेशन करती हैं। तो ये लाइम जो होता है उस ह्यूमिक एसिड को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करता है, ये काम होता है लाइम का। ये अलग वॉल से सीक्रेट होगा, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम या जूस, ठीक है ना। ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम कुल मिला के प्रोटीन को तोड़ती है, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। सेल से बहुत सारी, ये खुद बनाएंगी जूस को और ये इसके अंदर डाल देंगी। अरे होता है भाई, होता है, कॉकरोच में भी होता है।
इसको रब कर दें बच्चों, रब कर दें इसको अपन। रेक्टम पेपिला का फंक्शन होता है बेटा, रेक्टम पेपिले वाटर को एब्जॉर्ब करता है बेटा। लाइम के बाद HAN हाँ जो लिखा हुआ है उसका मतलब है, डॉट लगाया मैंने, ह्यूमिक एसिड न्यूट्रलाइज, ह्यूमिक एसिड न्यूट्रलाइज। कैल्शियम ग्लैंड से लाइम का सीक्रेशन होता है, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया H.A. और N, तो ह्यूमिक एसिड न्यूट्रलाइज, ह्यूमिक एसिड न्यूट्रलाइज। ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ अर्थवॉर्म का बच्चों। हाँ जी है, किसका? ह्यूमिक एसिड न्यूट्रलाइज होगा, हाँ उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो इसमें नाम है ही नहीं तो अपन देंगे क्यों? चलो भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या स्टार्ट करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सर्कुलेशन की बात करें तो अर्थवॉर्म का जो सर्कुलेशन होगा भाई, सबसे पहले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इस फाइलम में देखा गया, एनेलिडा के अंदर। तो अर्थवॉर्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज टाइप का होगा, मतलब इसके अंदर ट्रू ब्लड वेसल्स होंगी। क्या होंगी? बोलो भाई, सब बच्चे बोलो लास्ट से, ट्रू ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होगा? एनेलिडा, अर्थवॉर्म के अंदर, ट्रू ब्लड वेसल से। इसके ब्लड के अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। अब आरबीसी एब्सेंट होगी तो हीमोग्लोबिन जो होगा वो डिसोल्व होगा किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। ऐसे हीमोग्लोबिन को कहते हैं इरिथ्रोक्लोरिन। क्या कहते हैं? इरिथ्रोक्लोरिन, ठीक है। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में जब देखा था तो हमने बोला था कि भाई इनके मिड पर डोर्सल साइड पे एक लाइन दिखती है, एक्सटर्नली विजिबल होती है डोर्सल पे, हाँ उसको कहते हैं हम डोर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। क्या कहेंगे? डोर्सल ब्लड वेसल। ध्यान दीजिएगा, ये डोर्सल ब्लड वेसल जो होती है वो प्रेजेंट होती है थर्ड सेगमेंट से लेके 120 सेगमेंट तक, और उसी के नीचे वेंट्रल साइड की बात करें तो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है वेंट्रल वेसल, जो कि प्रेजेंट होगी सेकंड से लेके लास्ट सेगमेंट तक। कहां से कहां तक? सेकंड से लास्ट। ये हमने देखो ये इस तरीके से बनाया, ठीक है, ये ध्यान देना, ये सेगमेंटेड बॉडी। हम बोले कि भाई थर्ड सेगमेंट से लेके और 120 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है, इसको बनाना मत डायग्राम को, ठीक है। डोर्सल वेसल क्या प्रेजेंट होगी? डोर्सल साइड पर है तो डोर्सल वेसल, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेगमेंट से लेके और लास्ट 120 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है कौन सी वेसल? वेंट्रल वेसल। कौन सी वेसल होगी? वेंट्रल वेसल, ठीक है जी। यहां पे प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होगा? ये एलिमेंट्री कैनाल,
ये माउस से लेके एनस तक का पार्ट, ये एलिमेंट्री कैनाल है, डायग्राम में बना लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेगमेंट है और यहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनाल, ये माउथ है। ये माउथ से लेके एनस तक के पार्ट को क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर डोर्सल साइड पे थर्ड से लेके 120 सेगमेंट पे होती है डोर्सल वेसल, और वेंट्रल साइड पे सेकंड टू 120 सेगमेंट तक होती है वेंट्रल वेसल। डोर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल। ध्यान देना, ये डोर्सल वेसल जो होती है मस्क्यूलर होती है और इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। डोर्सल वेसल मस्क्यूलर होती है और इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये मस्क्यूलर है तो इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इसका मतलब ये हार्ट की तरह काम कर रही है, मसल है, और साथ में अंदर वॉल भी प्रेजेंट है। हार्ट जो होता है हमारा वो मस्कुलर होता है और उसके अंदर वॉल्स होते हैं। वैसा ही दिखाई दे रहा है भाई, जब ये कॉन्ट्रेक्शन ही कर रही है तो हार्ट के जैसा वर्क कर रही है ना, और साथ में वॉल भी प्रेजेंट है। तो इसको हम सेकंड हार्ट ऑफ अर्थवॉर्म कहते हैं, डोर्सल वेसल। क्या कहते हैं, समझ आई? हार्ट वैसे पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंदर अलग से होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था आप लोगों से बच्चों कि थर्ड से लेके 120 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है डोर्सल वेसल, और सेकंड से लेके 120 तक होती है वेंट्रल वेसल। बीच में एलिमेंट्री कैनाल मैंने दिखाया। ये डोर्सल वेसल जो होती है 14 सेगमेंट से लेकर के 120 सेगमेंट तक, ये डोर्सल वेसल एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कलेक्ट करती है। एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कलेक्ट करती, 14 से लेके 120 सेगमेंट तक। कहां से ब्लड कलेक्ट करेगी, आपके मॉड्यूल में देखो कुछ इस तरीके से दिखाया है एरो, ऊपर डोर्सल वेसल बताया, थर्ड टू 120, लेकिन मैंने बोला कि जो ब्लड कलेक्ट करेगी वो कहां से करेगी, 14 टू 120 सेगमेंट, और किससे करेगी, एलिमेंट्री कैनाल से। डायग्राम एरो दिख रहा है। अब ये एरो जो मैंने बताया आपको, हर जगह में अगर ऐसे एरो दिखाऊंगा तो वो एरो नहीं होंगे, वो फाइन कैपिलरीज हैं जिनको मैं एरो से शो करूंगा, ताकि आपको पता भी लगेगा कि जैसे एरो का जो है ना निशान है ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ब्लड जो है एलिमेंट्री कैनाल से किधर की ओर जा रहा है, डोर्सल वेसल की ओर। ठीक है जी। अब ऊपर डोर्सल वेसल में जब ब्लड जाएगा तो आप ये देखो, मैंने बोला कि ये वेसल जो है अंदर से कैसी है, इसकी ल्यूमन में वॉल प्रेजेंट है और ये मस्कुलर होगा। तो जब ब्लड ऊपर चला जाएगा तो डोर्सल वेसल कैसा होगा, मस्कुलर। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन। जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो अंदर से वॉल खुलेंगे, ओपन होंगे। वॉल्व जब खुलेंगे तो वॉल्व इधर की तरफ है, सामने की ओर इधर की तरफ, और यूनिडायरेक्शनल होता है वॉल्व। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो जब ब्लड ऊपर चला जाएगा तो ब्लड का फ्लो होगा बेटा पीछे से आगे की ओर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जितना समझा रहे उतना समझो, है ना। हाँ, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड, क्लियर हुआ। मंडे 15/11/2021 से विपिन मित्तल सर की क्लास होगी, ठीक है। टॉपिक रेडॉक्स, शेड्यूल के अनुसार मॉड्यूल 7 लेकर आए। नेक्स्ट क्लास शेड्यूल डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड। 15/11/2021 मंडे से आयनिक इक्विलिब्रियम की री क्लासेस स्टार्ट हो रही है, शेड्यूल डिस्प्ले कर दिया गया है। आयनिक ये इस वो फ्लोर पता लग जाएगा, उस पर डिस्प्ले कर दिया ना, आप देख के जाना।
सुनो भाई, लास्ट देख के जाना। मैंने बोला डोर्सल वेसल ने क्या किया बेटा, ब्लड कलेक्ट किया 14 से 120, ब्लड का फ्लो हुआ पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड। अब क्या होगा कि थर्ड से लेकर के और 13 सेगमेंट तक यही डोर्सल वेसल वापस ब्लड इसी एलिमेंट्री कैनाल को दे देती है। क्या आपके मॉड्यूल में दिख रहा है ऐसे कुछ एरो? देखो फटाफट सुनो, इस डोर्सल वेसल ने 14 से लेके लास्ट सेगमेंट तक एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड कलेक्ट किया और आगे आके थर्ड से लेके 13 सेगमेंट पे वापस ब्लड एलिमेंट्री कैनाल को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या हम इस डोर्सल वेसल को कलेक्टिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कह सकते हैं? हाँ, तो इसको यही कहते हैं हम, डोर्सल वेसल जो होती है कलेक्टिंग एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। मेन ब्लड वेसल होती है ये अर्थवॉर्म की। उसके बाद सेकंड और फर्स्ट सेगमेंट डोर्सल वेसल में आपको कुछ इस तरीके से करके दिखाया, जरा देखो मॉड्यूल में। इसका मतलब कुछ फाइन कैपिलरीज आगे की ओर निकलती हैं और ब्लड को सेकंड और फर्स्ट सेगमेंट तक लेके आती हैं। क्लियर? बाकी का हम ठीक है। ये डायग्राम बनाना नहीं है, कोई भी डायग्राम नहीं बनाएगा, कोई भी डायग्राम नहीं बनाएगा, कल फिर डायग्राम बनेगा। ठीक है, बाय बच्चों। ये मतलब फोटो तो अभी मत, कल लेना, कल बनाएंगे डायग्राम। बाय बेटा, बाय बच्चों, बाय।